व्हाट इज द व्यू बाइंडिंग इन एंड्रॉयड? एंड्रॉयड में व्यू बाइंडिंग क्यों आया? और कोटलिन एंड्रॉयड एक्सटेंशन अब डेप्रिकेट हो जाएगा तो व्यू बाइंडिंग कैसे यूज करना है, जानेंगे इस वीडियो में। एंड्रॉयड में व्यू बाइंडिंग नया क्यों आया है? कोटलिन एंड्रॉयड एक्सटेंशन जो था उसके अंदर तो हम इजीली सिंथेटिक व्यूज यूज करके हमारे प्रोजेक्ट में जो भी लेआउट का आईडी देते थे उससे एक्सेस कर लेते थे। तो फिर एंड्रॉयड ने व्यू बाइंडिंग का यूज क्यों किया? चलो मान लेते हैं कि जावा है, तो जावा के अंदर फाइंड व्यू बाय आईडी हमें हर बार करना पड़ता था, जो कि एक वेरी कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत लंबा कोड हो जाता था। अगर मुझे कहीं पे भी वो पूरी फाइल में, जावा फाइल में अगर कहीं पे भी एक टेक्स्ट व्यू है, उस टेक्स्ट व्यू का कोई भी फंक्शन में यूज करना होता था तो like I have to define it on a top of the file on the global, and I have to assign that view in the find view using the find view by ID, और उसको बाद में मैं कहीं पे भी एक्सेस कर सकता था। तो हर एक बार उसको फाइंड व्यू बाय आईडी करना, कास्ट करना टू टाइट व्यू, अगर टेक्स्ट व्यू है तो टेक्स्ट व्यू में कास्ट करने का, तो वो सब जो भी झंझटें थी वो सारी झंझटें कोटलिन एंड्रॉयड एक्सटेंशन जब आया तो सिंथेटिक व्यू, उसकी वजह से वो सारी झंझटें हट गई। मुझे ऐसा लगा कि यार कैसा मस्त फील कर रहा हूँ कि सारा फाइंड व्यू बाय आईडी निकल गया है, अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अभी नया व्यू बाइंडिंग आ गया और जैसा ही प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं, सारे प्रोजेक्ट कोटलिन पे बनाए हैं और कोटलिन के अंदर कोटलिन एंड्रॉयड एक्सटेंशन सिंथेटिक व्यू यूज़ किया है, और एंड्रॉयड बोलता है जब प्रोजेक्ट बिल्ड करता है तब कि कोटलिन एंड्रॉयड एक्सटेंशन इज डेप्रिकेटेड एंड 2022 से व्यू बाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगा, कोटलिन एंड्रॉयड एक्सटेंशन टोटली डेप्रिकेट हो जाएगा। सो डेप्रिकेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी इनको? एक्चुअली सिंथेटिक व्यू जो था कोटलिन के अंदर, सो सिंथेटिक व्यू के अंदर आप जो भी आईडी लेते थे, मान लो कि आपने दो एक्टिविटी बनाई, वन इज मेन एक्टिविटी, सेकेंड इज गैलरी एक्टिविटी, थर्ड इज कैमरा एक्टिविटी, and in that three activity you have defined one layout, means मेन एक्टिविटी के अंदर आपने दिया एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, सेकेंड एक्टिविटी अंडरस्कोर गैलरी एंड थर्ड इज एक्टिविटी अंडरस्कोर कैमरा। लेकिन तीनों में आपको टूल बार चाहिए, तो टूल बार के लिए आप तीनों में टूल बार डिफाइन करते हो, सिर्फ एग्जांपल, और सभी का आईडी आप सेम रखते हो फॉर द कन्वेंशन। सो आप नेमिंग कन्वेंशन सभी का आईडी सभी जगह पे सेम रखते हो, तो टूल बार आप उसमें भी लिखते हो, एक्टिविटी मेन में, एक्टिविटी गैलरी में और एक्टिविटी कैमरा में। अभी होगा क्या, जब आप मेन एक्टिविटी में टूल बार इंपोर्ट करवाओगे इन यूजिंग सिंथेटिक व्यू ऑफ कोटलिन एंड्रॉयड एक्सटेंशन, तो होगा क्या कि वो आपको लेना है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन से, क्योंकि आप मेन एक्टिविटी के जो भी लेआउट उससे अटैच है उसी से आपको लेना पड़ेगा। अगर आपका टूलबार दूसरी एक्टिविटी में है और वहां से इंपोर्ट हो गया भूल से बाय मिस्टेक, तो वो आपका क्रैश चला जाएगा। जब व्यू बाइंडिंग में क्या होगा कि आप जो भी व्यू बाइंडिंग डिफाइन करेंगे वो एक ही बार आपको टॉप पे डिफाइन करना है। जैसे जावा में हम मल्टीपल व्यूज को डिफाइन करते हैं वैसा नहीं है, सिर्फ एक ही बार डिफाइन करना है बाइंडिंग, एंड उस बाइंडिंग में जो भी लेआउट आप अटैच कर रहे हो ऑन क्रिएट के अंदर फॉर एक्टिविटी और फॉर फ्रैगमेंट और फॉर एडेप्टर, आपको डिफाइन कर देना है, अटैच कर देना है, इनफ्लेट कर देना है। व्हाट आफ्टर दैट, सो बाइंडिंग में एक बार अटैच हो गया वो जो व्यू है, उसके बाद में उसी के अंदर जितनी भी आईडी होगी उसे ही एक्सेस करेगा, ना कि दूसरे कोई लेआउट की आईडी को एक्सेस करेगा। उसके अंदर जितना भी डिफाइन है, वॉट एवर इज डिफाइन इन द अटैच लेआउट,
only that IDs, that views is accessed from view binding. So एक ये है। दूसरा ये है कि जावा के अंदर तो फाइंड व्यू बाय आईडी था, तो उससे हटाने के लिए बाइंडिंग का कंसेप्ट आया। और दूसरा कि जो भी आप लेआउट बनाते हैं उस लेआउट का एक बाइंडिंग क्लास जनरेट हो जाता है। हर एक XML का बाइंडिंग क्लास जनरेट हो जाता है, चाहे वो एक्टिविटी का हो, चाहे फ्रेगमेंट का हो, या चाहे कोई कॉमन लेआउट हो। तो बाइंडिंग का लेआउट क्लास जनरेट लेआउट बाइंडिंग का लेआउट और लेआउट का बाइंडिंग बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन लेआउट का बाइंडिंग क्लास जनरेट हो गया। सो जैसे ही आप कोई भी आईडी प्रोवाइड करते हो किसी भी व्यू को, वो बाइंडिंग में अटैच हो जाएगी और एक नल सेफ्टी आपको मिलेगा। कोई भी व्यू है, अगर वो बाइंडिंग से अटैच है और उसके अंदर जो भी व्यू है, तो वो आपको नल सेफ्टी, क्योंकि वो नल नहीं होगा क्योंकि वो व्यू में है ही, ये कंफर्म है। एक ये चीज़ है। दूसरी कि बाइंडिंग के अंदर जो भी आप डिफाइन कर रहे हो उसमें अगर आईडी नहीं दे रहे हो तो वो वहाँ पे रेफरेंस नहीं देगा, वो वहाँ पे उसके लिए कुछ जनरेट नहीं करेगा। सो जितने भी बाइंडिंग के क्लास जनरेट हुए, वो क्लास जनरेट जैसे ही होंगे तो उसको जो भी बिल्ड करना है, एग्जीक्यूशन करना है, उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, वो स्पीडी होगा बिल्ड करने के लिए। जबकि फाइंड व्यू बाय आईडी है या तो फिर कोटलिन का सिंथेटिक व्यू है, उसके अंदर उसको जो भी है वो वहाँ से रिकवर करना है, मीन्स वहाँ से ढूंढना है और बाद में उसको वहाँ पे अटैच करना है। तो उसके लिए उसको टाइम ज़्यादा लगेगा बिल्डअप करने में। जबकि बाइंडिंग होगा वो पहले से ही बाइंडिंग क्लास जनरेट हो चुका होगा, रेफरेंस जनरेट हो चुका होगा। तो for that reason binding is very performative, very optimized way by Android। इसलिए बाइंडिंग अभी कंसेप्ट में आया है, व्यू बाइंडिंग। सो हम अभी प्रोजेक्ट में देखेंगे हाउ टू यूज व्यू बाइंडिंग इन अवर प्रोजेक्ट, हाउ वी कैन अचीव दैट व्यू बाइंडिंग इन एक्टिविटी, इन फ्रैगमेंट एंड इन एडेप्टर। सो यहाँ पे हम एक नया एंड्रॉयड प्रोजेक्ट बना रहे हैं। We are creating a new Android project, and in that project we are going to integrate view binding. So firstly, to integrate view binding in our Android project, we have to go into our build.gradle. As you can see, build.gradle of the app module. So clicking on this app modules build.gradle file. Now here is one Android block. So in the Android block, what we have to do, after default config or wherever you would like to set, writing here one new adding the new block build features. So अगर आपको लिखने में कोई भी तकलीफ हो रही है, कोई भी तकलीफ एक गुजराती वर्ड है, लेकिन आपको कोई भी दिक्कत हो रही है टाइप करने में या तो कोई मिस्टेक हो जाए ऐसा लग रहा है, तो आप जा सकते हैं यहाँ पे developer.android.com पे। वहाँ पे व्यू बाइंडिंग का जो भी गाइड है वो दिया हुआ है। सो सेटअप इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे लिखा है बिल्ड फीचर्स, और उस ब्लॉक के अंदर हमें व्यू बाइंडिंग को ट्रू सेट करना है। सो अभी मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि हम ठहरे डेवलपर, तो डेवलपर हमेशा कॉपी पेस्ट ज़्यादा करता है लेकिन दिमाग से करता है, तो आपको भी दिमाग से कॉपी पेस्ट करना है। सही है, ठीक है। यहाँ पे बिल्ड फीचर्स ब्लॉक ऐड कर दिया और उसके अंदर व्यू बाइंडिंग को ट्रू सेट कर दिया, ताकि हम व्यू बाइंडिंग वी कैन यूज इट इन आवर प्रोजेक्ट। नाउ we need to sync, so clicking on sync now, so this will sync the project and will add the feature of view binding to our application. So now here I have created one main activity and there is one layout uh, which is named as activity underscore main. So right now what will happen, the view binding will automatically create
for the layout that is created. So how? What will be the name of the binding? That is the question now. So here we can define binding that private let init var, because we have to just uh, implement define declaration at one time, and then after there is no change. So we are defining as a let init var in Kotlin. So private let init var and giving the name as binding, and what will be the binding type? So name of the binding will be activity main in the Pascal case, activity main, and then appending the binding. So this will be the binding class. So what we have to do in activity now? So rather than uh, defining the set content view and giving the layout ID, reference ID, we have to define here that binding is equal to activity main डॉट इन्फ्लेट, एंड यहाँ पे हमें लेआउट इन्फ्लेटर जो एक्टिविटी का होता है वो पास करना है. सो अभी वो लेआउट इन्फ्लेटर से ये जो एक्टिविटी मेन का लेआउट है वो इस बाइंडिंग के अंदर इन्फ्लेट हो गया. अभी क्या करना है कि उसका जो रूट व्यू है वो हमें कैसे मिलेगा कि वेल व्यू इज इक्वल टू बाइंडिंग डॉट रूट. तो ये रूट क्या है कि जो हमारा एक्टिविटी मेन है, अगर आप इस पे कंट्रोल क्लिक करेंगे तो ये एक्टिविटी मेन के अंदर आपको ले जाएगा. अभी देखिए हम एक्टिविटी मेन के XML फाइल में आ गए हैं. यहाँ पे स्प्लिट व्यू में करता हूँ तो यहाँ पे हमें दिखता है एक कंस्ट्रेंट लेआउट है और उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू है. सो ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसको बाइंडिंग जब हम डिफाइन करते हैं इस लेआउट के लिए तो ये उसका रूट हो जाता है, और इसके अंदर जिस भी व्यू को आईडी देते हैं तो वो वहाँ पे बाइंडिंग के साथ अटैच हो जाती है एज अ रेफरेंस टू एक्सेस दैट व्यू. देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है एंड इन दिस टेक्स्ट व्यू देयर इज नो आईडी डिफाइंड. सो नाउ what we have to do after getting the view root view, we have to set content view as this view. So we can also define this binding dot root directly to save variable memory. So I am defining here binding dot root. So ये एक्टिविटी के लिए जो भी कंटेंट व्यू सेट करना था वो हो गया. So अभी जो मैं आपको बताने वाला था कि हमने एक टेक्स्ट व्यू है हमारे पास. सो बाइंडिंग के अंदर अभी हम ढूंढने जाएंगे तो बाइंडिंग के अंदर अभी कोई भी आईडी दिखा नहीं रहा है, कोई भी आईडी. सो अभी एक्टिविटी मेन के अंदर ये जो टेक्स्ट व्यू है उसको मैं आईडी देता हूँ. आईडी txt hello world. और अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा बाइंडिंग डॉट. तो देखिए यहाँ पे txt hello world यहाँ पे आ गया और उसका यहाँ पे रिटर्न क्या है टेक्स्ट व्यू, बिकॉज व्हाट इट इज टाइप ऑफ व्यू टेक्स्ट व्यू. यहाँ पे ये टेक्स्ट व्यू है. अगर ये इमेज व्यू होता तो ये यहाँ पे हमें इमेज व्यू रिटर्न करता. तो यहाँ पे txt hello world. अभी यहाँ पे डॉट करके जो भी टेक्स्ट व्यू के फंक्शंस है, जो भी फील्ड्स है वो हमें एक्सेस करना है. वी कैन एक्सेस डायरेक्टली. सो कहीं पे भी पूरी जो ये मेन एक्टिविटी है वहाँ पे हम बाइंडिंग डॉट txt hello world एक्सेस कर सकते हैं. तो जैसे कि जावा में हम डिफाइन करते थे कि ऊपर जहाँ पे बाइंडिंग डिफाइन किया हुआ है वहाँ पे हमें टेक्स्ट व्यू डिफाइन करना है txt hello world, और यहाँ पे ऑन एक्टिविटी में सेट कंटेंट व्यू के बाद में लिखना है txt hello world is equal to type of text view and then find view by id r.id.txt hello world. सो वो लिखने की झंझट चली गई अभी.
तो अभी सिर्फ हमें बाइंडिंग ही डिफाइन करना है और बाकी का काम पूरा का पूरा बाइंडिंग संभाल लेगा। सो यहाँ पे हम सेट टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट, लेकिन हम डायनेमिकली करेंगे। यहाँ पे दो व्यू हम डिफाइन करेंगे, एक टेक्स्ट व्यू और यहाँ पे एक फ्लोटिंग एक्शन बटन डिफाइन करेंगे, जिसके प्लस के टैब पे हम उसकी वैल्यू चेंज करवाएंगे। सो यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन, wrap कंटेंट, यहाँ पे एक फ्लोटिंग एक्शन बटन आ गया है, उसको हमें नीचे सेट करना है। तो आपको कंस्ट्रेंट लेआउट पता होगा, अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम कंस्ट्रेंट लेआउट पे भी एक पूरा वीडियो बनाएंगे। सो यहाँ पे बॉटम पेरेंट, सो यहाँ पे बॉटम एंड के टच में चला गया है एंड वी आर गिविंग जस्ट मार्जिन बिकॉज जो एकदम चिपक गया है वो थोड़ा बढ़िया नहीं लग रहा है। सो उसको थोड़ा पैडिंग दे देंगे या मार्जिन दे देंगे। पैडिंग देंगे तो अंदर से स्पेस आएगी, मार्जिन देंगे तो बाहर से स्पेस आएगी, जो चिपका हुआ नहीं लगेगा। सो मार्जिन दे देते हैं 20 dp एंड यहाँ पे सोर्स, तो सोर्स के अंदर हमें कोई इमेज देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ड्रॉएबल के फोल्डर में हम एक इमेज बना लेते हैं, न्यू वेक्टर असाइड, एंड यहाँ पे एक ऐड का बटन ऐड कर देते हैं, आइकन ऐड, और यहाँ पे वाइट कलर का कलर दे देते हैं। हम टिंट भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं पहले से यहीं से कलर दे देता हूँ, तो टिंट की कोई वो क्या बोलते हैं जफा नहीं रहती। देखिए यहाँ पे टिंट है, टिंट वाइट दिया फिर भी नहीं आया, इसीलिए मैं टिंट की जगह पे कलर देना चाहता था, लेकिन नहीं आया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अभी देखिए हमने यहाँ पे txt हेलो वर्ल्ड के लिए आईडी दिया है टेक्स्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन के लिए आईडी नहीं दिया है। सो मेन एक्टिविटी में जो बाइंडिंग है, सो बाइंडिंग के अंदर हम यहाँ पे बाइंडिंग डॉट करेंगे, यहाँ पे txt हेलो वर्ल्ड ऐसा टेक्स्ट व्यू आ गया, लेकिन बाइंडिंग डॉट जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है उसको आईडी नहीं दिया हुआ है, तो वो रेफरेंस में नहीं आ रहा है। सो जिस भी व्यू को आप आईडी नहीं देंगे उसका बाइंडिंग में कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा। सो बाइंडिंग क्लास में उसकी मेमोरी भी नहीं स्टोर होगी। सो बाइंडिंग क्लास भी उतना ही ऑप्टिमाइज्ड रहेगा। अभी हमें उस व्यू के आईडी की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पे आईडी दे देते हैं। सो यहाँ पे गिविंग आईडी फॉर फ्लोटिंग एक्शन बटन, सो FAB ऐड इन टेक्स्ट, ऐसा एक आईडी दे देते हैं और यहाँ से वो आईडी कॉपी कर लेते हैं एंड गोइंग टू मेन एक्टिविटी। नाउ वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन that set click listener and creating a function। सो अभी देखिए हमने बाइंडिंग यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर दिया है और यहाँ पे उसको इनिशियलाइज भी कर दिया है। सो अभी हम इस फाइल के अंदर, इस एक्टिविटी के अंदर बाइंडिंग और उसके अंदर के कंपोनेंट जो भी व्यूज है उसको कहीं पे भी इस एक्टिविटी के अंदर एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द बाइंडिंग क्लास। सो यहाँ पे बाइंडिंग एंड बाइंडिंग डॉट FAB, देखो पहले यहाँ पे FAB नहीं आ रहा था बिकॉज वी डिडंट गिव ID। नाउ वी हैव गिवन ID टू फ्लोटिंग एक्शन बटन, सो इट इज शोइंग अस हियर directly, so no need to process anything, it will show directly once you add the ID in your views। so यहाँ पे हम FAB add in text पर क्लिक करते हैं और उसके ऊपर
सेट ऑन क्लिक लिस्नर मेथड लिखते हैं और यहाँ पे हम ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं जिसके अंदर हम एक वैल्यू स्टोर करेंगे काउंटर की 1 2 3 4 जैसे जैसे हम क्लिक करते जाएंगे उतना उतना बढ़ा के हम टेक्स्ट व्यू में एक सेट टेक्स्ट करेंगे। सो काउंटर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसको 0 दे देते हैं और पहले से ही हम यहाँ पे बाइंडिंग डॉट txt hello world डॉट टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट दे देते हैं गेट स्ट्रिंग r डॉट स्ट्रिंग डॉट सैंपल काउंटर और यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं हेलो काउंटर परसेंटेज डी। सो परसेंटेज डी हम डायनेमिक इंटीजर वैल्यू वहाँ पे पास करेंगे इसलिए, और यहाँ पे कोटलिन में जो फंक्शन है फॉर्मेटिंग का वो स्ट्रिंग, सो यहाँ पे काउंटर वैल्यू पास करेंगे सो वो परसेंटेज डी की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। सो यहाँ पे काउंटर प्लस प्लस। अभी मान लो कि हम इसको भी एक रीयूजेबल फंक्शन के अंदर सेट करना चाहते हैं तो हम लिख देते हैं सेट काउंटर टेक्स्ट या तो फिर सेट की जगह पे अपडेट काउंटर टेक्स्ट लिख देते हैं वो अच्छा रहेगा। सो यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं एंड यहाँ पे ये लिख देते हैं तो जैसे ही काउंटर प्लस होगा और उसके बाद फिर से हम फंक्शन कॉल करवाएंगे अपडेट काउंटर टेक्स्ट और यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल करवा दिया। सो अब हम हमारी एप्लीकेशन जो है उसको रन करेंगे अपने फ़ोन में डिवाइस में। सो जैसे ही हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो जाएगी हम अपने एप्लीकेशन को देख सकते हैं उसके अंदर हाउ द बाइंडिंग वर्क्स। सो आपने देखा कि बाइंडिंग के अंदर जो भी व्यू होता है उस व्यू का पास्कल केसिंग के अंदर नेम और फिर बाइंडिंग ऐसे करके उसका एक बाइंडिंग क्लास बनता है जिसको हम एक्सेस करके उसके अंदर की सारी आईडी एक्सेस कर सकते हैं। अभी प्रोजेक्ट पहली बार रन हो रहा है तो वो थोड़ा टाइम लेगा सो हम रन होने देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आया, कुछ इश्यू आया। ओके सो अभी जो भी नया एंड्रॉयड प्रोजेक्ट है उसको रन करने के लिए हमें इट इज़ रिक्वायर्ड जावा 11। सो अगर आपका जावा 11 नहीं है तो वो आपको ऐसी एरर देगा कि आपका जो भी जावा है जेडीके है उसको जावा 11 से अपग्रेड कीजिए। तो जावा 11 कहाँ से करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फाइल में जाने का, गो टू सेटिंग्स और सॉरी फाइल के अंदर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर एचडीके लोकेशन और एचडीके लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जेडीके लोकेशन वाज मूव टू ग्रेडल सेटिंग। सो ग्रेडल सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ग्रेडल प्रोजेक्ट और उसके अंदर दिखेगा ग्रेडल जेडीके। सो आपका ग्रेडल कौन सा जेडीके यूज कर रहा है तो अभी यहाँ पे 9 दिखा रहा है। सो हमें यहाँ पे मेरे पास एंड्रॉयड जेडीके जावा 11 ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है सो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ से डाउनलोड जेडीके या तो फिर एड जेडीके करके जेडीके 11 या उसके ऊपर का जो भी वर्जन है आप कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे 11 सिलेक्ट कर लेता हूँ ओके एंड ओके। सो मैं फिर से प्रोजेक्ट रन करता हूँ और अभी यहाँ पे एक प्लस बटन आ गया है जो हमने फ्लोटिंग एक्शन बटन रखा था और यहाँ पे हमने जो अपडेट टेक्स्ट करवाया था तो बाइंडिंग की हेल्प से यहाँ पे हेलो काउंटर और साथ में 0 अभी जो डिफॉल्ट काउंटर वैल्यू है वो आ गया। अभी प्लस करेंगे तो काउंटर प्लस होगा और वहाँ पे फिर से अपडेट का फंक्शन कॉल होगा और ये टैग्स जो भी है वो सेट करेगा।
तो अभी +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जितना भी आप जो भी करोगे वो होगा। सो ये था व्यू बाइंडिंग का डेमो फॉर एक्टिविटी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्रेगमेंट में उसे कैसे यूज़ करते हैं, और जो भी आप रिसाइकलर व्यू के लिए एडेप्टर बनाते हो तो वो एडेप्टर में बाइंडिंग का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। So for getting the update of next video for fragment view binding and recycler view adapter view binding, subscribe to our channel Creative Chintan, and if you like this video, click on the like button and click on the bell notification icon for getting the update of next video. So अब के लिए बस इतना ही। So signing off, चिंतन पटेल, थैंक यू।